हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तिका गंगा के पाठ 7 जिसमें कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक निबंध है जिसका शीर्षक है मैं और मेरा देश। आज हम लोग इस निबंध को पढ़ेंगे। दोस्तों, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने इस निबंध के द्वारा हमें यह बताया है कि कोई भी नागरिक अपने देश का पहचान होता है। किसी भी नागरिक से उसके देश की पहचान होती है कि उसका देश कैसा है। जिस प्रकार देश की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति वहां के नागरिकों पर असर डालती है, ठीक उसी प्रकार नागरिकों का व्यवहार उसके देश के सम्मान पर भी प्रभाव डालती है। यदि हम अपने देश के वासी होकर बाहर कहीं जाते हैं और वहां जाकर कुछ अच्छा काम करते हैं, हमारे देश का नाम होता है। और वहीं यदि हम कहीं बाहर जाते हैं और बाहर जाकर हम कुछ भी गलत करते हैं, तो हमारे साथ साथ हमारे देश पर भी उंगली उठ जाती है, हमारे पूरे देश की छवि खराब होती है। इस प्रेरणादायक निबंध के द्वारा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने यह हमें समझाया है कि हम हर समय अच्छे आचरण को अपनाएं, अच्छे कार्य करें ताकि हमारे देश का नाम रोशन हो सके। दोस्तों, इस निबंध को पढ़ने से पहले हम जरूरत है थोड़ा सा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के जीवन परिचय से परिचित होने की, क्योंकि यदि आप किसी निबंध को पढ़ने से पहले निबंधकार के बारे में नहीं परिचित होते हैं, किसी भी रचना को जानने से पहले उनके रचनाकार को नहीं जानते हैं, तो सही मायने में आप उस रचना को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय से परिचित होते हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार, मतलब मूल रूप से इन्होंने निबंध ही सबसे अधिक लिखा है। इनका जो प्रभाकर, ये इनके नाम नहीं है बल्कि उपनाम दिया गया है। इनका जन्म 1906 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हुआ था। कन्हैया लाल मिश्र का मुख्य कार्य क्षेत्र पत्रकारिता का था और पत्रकारिता करते हुए ही उन्होंने बहुत सारे साहित्यिक रचनाएं की और साथ ही साथ में शुरू से ही स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक कार्यों में भी भाग लेते थे। स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक कार्यों में भाग लेने के कारण उन्हें कई बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी। इनका जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन है वो अनेक प्रभावपूर्ण है और इन्होंने अपने निबंध के द्वारा अपने आसपास की घटी घटनाओं को निबंध के द्वारा दिखाया है। इनकी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए इन्हें भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों, इनके प्रसिद्ध निबंध है निबंध संग्रह है दीप जले शंख बजे, जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, छन बोले कन मुस्काए, कारवां आगे बढ़ी इत्यादि। दोस्तों, ऐसे महान निबंधकार का निधन सन 1995 ईस्वी में हो गया था और ये अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाकर उसे हमेशा के लिए खाली छोड़कर चले गए। तो दोस्तों, अब हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक में आए हुए निबंध को पढ़ेंगे और बहुत ही आनंद लेकर उसे समझेंगे। दोस्तों, यह रहा हमारा निबंध जो कि हमें पढ़ना है। निबंध का नाम है मैं और मेरा देश। लेखक कहते हैं कि मैं अपने घर में जन्मा और अपने घर में पला था। मैं अपने पड़ोसियों के साथ खेलकर, पड़ोसियों की ममता दुलार पाकर बड़ा हुआ। अपने नगर में घूम फिर कर, वहां के विशाल समाज के संपर्क को पाकर, वहां के संचित ज्ञान भंडार का उपयोग करके, उसे अपनी सेवाओं का दान देकर और उसकी सेवा का सहारा पाकर, इस तरह से मैं एक मनुष्य से भरा पूरा नगर बनकर खड़ा हुआ, मतलब एक सफल इंसान बनकर मैं खड़ा हुआ। मैं अपने नगर के लोगों का सम्मान करता था और वह भी मेरा सम्मान करते थे। मुझे बहुतों की अपने लिए जरूरत पड़ती थी और मैं भी बहुतों की जरूरत का उनके लिए जवाब था। मतलब मुझे बहुत सारे लोगों की जरूरत थी और बहुत सारे लोगों को मेरी जरूरत थी, तो मैं उनकी हर समय मदद करने के लिए खड़ा रहता था। लेखक कहते हैं कि मैं समझ रहा था कि मैं अब पूरा हो गया हूँ और अब मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, पूरा फैल गया हूँ और पूरा मनुष्य बन चुका हूँ। मैं सोचा करता था कि मेरी मनुष्यता में अब कोई अपूर्णता है ही नहीं। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए वो सब कुछ मेरे पास है। मेरा घर, मेरा पड़ोस, मेरा नगर और मैं। वाह, कैसी सुंदर और कैसी संगठित और कैसी पूर्ण मेरी स्थिति है। संगठित मतलब गठी हुई, पूरी तरह से व्यवस्थित। एक दिन आनंद की इस दीवार में दरार पड़ गई, मतलब समय बदला और लोग जितना संगठित होकर रहते थे दूर दूर रहने लगे।
और तब मुझे सोचना पड़ा कि अपने घर, अपने पड़ोस, अपने नगर की सीमाओं में ममता, सहारा, ज्ञान और आनंद के उपहार पाकर भी मेरी स्थिति एकदम हीन है, और हीन भी इतनी कि मेरा कहीं भी और कोई भी अपमान कर सकता है, एक मामूली अपराधी की तरह। और मुझे यह भी अधिकार नहीं कि मैं उस अपमान का बदला लेना तो दूर रहा, उसके लिए कहीं अपील या दया प्रार्थना ही कर सकूं। अचानक से समय बदला, और लोग में जितने लोग इसके साथ थे, जितने लोगों का प्यार सम्मान इन्हें मिलता था, वो सब कुछ नहीं मिलने लगा। इनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा हीन होने लगी, ये अपमानित जीवन भी जीने लगे। जो कोई भी मामूली से मामूली इंसान इनका अपमान कर दे, और इनकी स्थिति यह थी कि वो उस अपमान का बदला भी नहीं ले सकते थे। अब यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं, उन्होंने यहाँ तक स्पष्ट नहीं किया कि आखिर स्थिति कैसे बदली, कैसे उनका अपमान हो रहा है, और क्यों वो अपमान, किनके द्वारा अपमान होने पर उनको लगता है कि उन्हें बदला लेना चाहिए, लेकिन वो कहीं भी नहीं ले पा रहे हैं बदला। और बदला लेना तो दूर की बात है, वो किसी के पास जाकर शिकायत भी नहीं कर पा रहे हैं। लेखक सोचते हैं, क्या कोई भूकंप आया था जिससे ये दीवार में दरार पड़ गई? आखिर हमारे जीवन में इतना परिवर्तन आ कैसे गया? बड़े महत्व का प्रश्न है। इस अर्थ में भी यह बात को खिलने लगा, आगे बढ़ने का अवसर देता है, और इस अर्थ में भी ठीक समय पर पूछा गया है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में एक अपूर्व आनंद आता है। तो उत्तर यह है आपके प्रश्न का। अब यहाँ पर उन्होंने प्रश्न किया है कि आखिर यह भूकंप आया कब जो दीवारों में दरार ला दिया? ये प्रश्न मैं ये जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसका उत्तर चाहिए। जो उत्तर मुझे मिलेगा वह मुझे आनंद देगा। अब इन्हें उत्तर क्या मिला? लेखक कहते हैं कि हाँ, भूकंप तो आया था, लेकिन वो भूकंप किसी दीवार में जिससे यह दीवार में दरार पड़ी। और क्या ये प्रश्न आप पूछेंगे कि आखिर वो भूकंप कब आया, कैसे आया? इन प्रश्नों का उत्तर, प्रश्न आपके पूछने से पहले ही मैं आपको उत्तर दे देता हूँ, ताकि आप ये ना कहें कि आपको विशेष मेहनत करनी पड़ी। दोस्तों, यह दीवार की मानसिक विचारों की, इसलिए यह भूकंप भी किसी प्रांत या प्रदेश में नहीं उठा, बल्कि मेरे मानस में ही उठा। लेखक कहते हैं कि हाँ, एक भूकंप तो आया था, और वो भूकंप मेरे मानस में उठा था, मतलब मेरे मन में उठा था। यह भूकंप कोई दीवार को दरार नहीं डाला, बल्कि हमारे बीच के विचारों को बदल दिया। हमारे मानसिक विचारों के बीच ये भूकंप आया, और ये हमारे मानस पटल को ही पूरी तरह से बदल दिया। मानस में भूकंप उठा था? हाँ जी, मानस में भूकंप उठा था। लेखक कहते हैं कि भूकंप में क्या कोई धरती थोड़ी हिली थी, आकाश थोड़े ही कांपा था। एक तेजस्वी पुरुष का अनुभव ही वह भूकंप था। कहते हैं एक तेजस्वी पुरुष का भूकंप आया था, पुरुष का अनुभव ही है वो जो भूकंप का रूप ले लिया था, जिसने मुझे हिला दिया था। वो तेजस्वी पुरुष कौन थे? तो वह तेजस्वी पुरुष थे स्वर्गीय पंजाब केसरी कहे जाने वाले लाला लाजपत राय। दोस्तों, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। अपने महान राष्ट्र की पराधीनता दिनों में जिन लोगों ने अपने रक्त से गौरव के दीपक जलाए, और जो घोर अंधकार और भयंकर बवंडरों के झकझोरों में जीवन भर खेल उन दीपक को बुझने से बचाते रहे, उन्हीं में से एक थे लाला जी। मतलब अपने देश को जिन्होंने घोर अंधकार से बचाया, जो भयंकर बवंडरों के झकझोरे में डूबने से बचाया, हमारे देश में का जो ज्ञान का दीपक बुझ रहा था उसे बुझने से बचाया, उसमें जितने लोग थे उन्हीं में से एक थे लाला जी, मतलब लाला लाजपत राय। उनकी जो कलम और वाणी थी, दोनों में तेजस्विता थी, उनमें तेजस्विता की अद्भुत किरण थी। वे उन्हीं दिनों सारे संसार में घूमे थे। उनके व्यक्तित्व के जो गठन में उनके परिवार, उनके पास पड़ोस, उनके नगर ने और अपने सर्वोत्तम रत्नों की ज्योति उन्हें भेंट दी थी। कहने का अर्थ है उनका जो व्यक्तित्व था उसे गढ़ने में उनके परिवार ने, पास पड़ोस ने और नगर के सभी आवश्यक चीजों ने उसमें योगदान दिया था। और लेखक कहते हैं कि उनके व्यक्तित्व की क्या बात कहें, इतनी अनोखी थी, क्या देखने में, क्या सुनने में, मतलब एक अपूर्व मनुष्य थे वो। कौन था दुनिया में जिससे वे मिलते थे और उस पर वो छा न जाते थे। पर संसार के देशों में घूमकर वे अपने देश में लौटे तो उन्होंने अपना जो कुछ भी अनुभव किया था उसे वो एक वाक्य में कहा, जो कि पूरी तरह से सबको बिखेर कर रख दिया। और वह उनकी वाक्य एक भूकंप की तरह मेरे जीवन में भी आया,
जिसने मुझे यह भ्रम जो मेरे अंदर था कि मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, एक पूर्ण मनुष्य हूँ, मुझे ये समझा दिया कि मैं कितना अपूर्ण हूँ। और ये अपूर्णता मेरे अंदर एक कसक की तरह उभरी थी। लेखक बताते हैं कि उनका वो अनुभव था कि मैं अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, फ्रांस गया और संसार के दूसरे देशों में भी घूमा, लेकिन मैं जहां भी गया भारतवर्ष की गुलामी की लज्जा का कलंक मेरे माथे पर लगा रहा। क्या सचमुच यह अनुभव मेरे मानसिक भूकंप नहीं है, जो मनुष्य को झकझोर कर कहे कि किसी मनुष्य के पास संसार के ही नहीं, स्वर्ग के भी सबसे सब उपहार और साधन हो, पर उसका देश गुलाम हो या किसी भी दूसरे रूप में हीन हो, वे सारे उपहार और साधन उसे गौरव नहीं दे सकते हैं। यदि हमारे पास सुख सुविधा की सभी चीजें हैं, लेकिन हम कहीं बाहर जाते हैं और हमें वहां सुनने को मिलता है कि अरे ये जिस देश का वासी है वो देश गुलाम है, तो क्या हमें वो साधन संपन्नता सुख देगी? नहीं देगी। क्या हमारा सर गर्व से ऊंचा होगा? नहीं होगा। इस अनुभव की छाया में मैं सोचता हूँ कि मेरा कर्तव्य है कि मुझे निजी रूप से सारे संसार का राज्य ही क्यों ना मिलता हो, पर मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे मेरा देश स्वतंत्र हो, मुझे मेरे देश को में स्वतंत्रता मिले। दूसरे शब्दों में कहें तो उसके सम्मान को किसी भी प्रकार से धक्का ना पहुंचे, उसकी शक्ति में किसी भी प्रकार की कमी ना आए। साथ ही उसके एक नागरिक के रूप में मेरा यह अधिकार भी है कि मैं अपने देश के सम्मान का पूरा पूरा भाग मुझे भी मिले। मतलब उसका जैसा सम्मान है वैसा सम्मान मेरा भी हो, और उसकी शक्तियों से अपने सम्मान की रक्षा का मैं हमेशा रक्षा करूं जहां भी मैं रहूं। मुझे इस बात का भरोसा रहे कि मेरे देश की जो शक्ति है उसका सहारा मुझे मिलेगा और मुझे कहीं भी अपमानित नहीं होना पड़ेगा। अजी भला एक आदमी अपने इतने बड़े देश के लिए क्या ही कर सकता है? अब वो मन में सोच रहे हैं कि भला एक आदमी इतने बड़े देश के लिए क्या कर सकता है? फिर कोई बड़ा वैज्ञानिक हो तो वो अपने आविष्कार से ही देश को कुछ बल दे दे, या फिर कोई बहुत बड़ा धनपति हो तो अपने धन का भामाशाह की तरह समय पर त्याग कर ही कुछ काम आ सकता है। कि कोई बहुत बड़ा धनपति है और अपने धन का पूरी तरह से त्याग करके अपने धन को देश की सेवा में लगा देता है, वो कर सकता है। पर हर एक आदमी ना तो ऐसा वैज्ञानिक ही हो सकता है, ना ऐसा धनिक ही हो सकता है। तो फिर आखिर आम आदमी करे तो करे क्या? आम आदमी तो बेचारा दिन रात अपनी दाल रोटी की फिक्र में लगा हुआ है, और वो इंसान जो दिन रात अपने लिए दाल रोटी जुटाने में लगा रहता है वो देश के लिए क्या कर पाएगा? अब इस प्रश्न से उनके विचारों में उत्तेजना आ गई, वो बेचैन हो गए। वो सोचते हैं कि इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीवन शास्त्र का घोर अज्ञान भी हमारे जीवन में भरा हुआ है। अरे भाई, जीवन में आपके मुन्ने की गुड़िया थोड़ी ही है कि आप कह सके बस यह है, इतना ही है। वह तो एक विशाल समुद्र का तट है जिस पर हर एक अपने लिए स्थान पा सकता है। लो, एक बात और बताता हूँ आपको। जीवन को दर्शन शास्त्रियों से बहुमुखी बताया है। उसकी अनेक धाराएं हैं। वो जीवन के बारे में बताए हैं कि दर्शन शास्त्रियों ने जीवन को बहुमुखी बताया है। उसकी अनेक धाराएं हैं, यह दर्शन शास्त्रियों ने समझाया है। सुना है आपने कि जीवन एक युद्ध है, और युद्ध में लड़ना ही तो काम नहीं होता। लड़ने वालों को रसद ना पहुंचे, मतलब उसके उपकरण ना पहुंचे तो वो कैसे लड़े? किसान ही खेती ना उपजाए तो रसद पहुंचाने वाला क्या करे? मतलब किसानों से वसूल कर जो पैसे जमा करने का काम जमींदारों को मिलता है, लेकिन यदि किसान ही उपजाना छोड़ दे तो फिर वो लोग कैसे रसद पहुंचाएंगे? जाने दो बड़ी बड़ी बातें। युद्ध में जय बोलने वालों का भी महत्व है, मतलब युद्ध में जिसकी जय विजय होती है उसके ऊपर जय जयकार करो, तो ये करने वालों के भी नाम होते हैं, ऐसा वो सोच। लेखक कहते हैं जी हाँ, युद्ध में जय बोलने वालों का भी बहुत महत्व है। क्या कभी मैच देखने का अवसर मिला है आपको? देखा नहीं है? दर्शकों की तालियों की आवाज से खिलाड़ियों के पैरों में बिजली लग जाती है और गिरते खिलाड़ी भी उभर जाते हैं। कब गिरते खिलाड़ी मतलब जो खिलाड़ी हार रहे होते हैं उनके अंदर भी बिजली कौन जाती है और वो अच्छे से खेलने लगते हैं। कवि सम्मेलनों और मुशायरों की सारी सफलता दाद देने वालों पर ही निर्भर करती है। जिन कवियों को अच्छे से दाद दी जाती है वो उनका और उत्साह बढ़ता है और वो अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं, पूरे जोश से अपनी कविता को सुनाते हैं। इसलिए मैं अपने देश का कितना भी साधारण नागरिक क्यों ना हूं, मैं अपने देश के सम्मान की रक्षा के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। अब इन्हें समझ में आया कि एक अकेला नागरिक भी बहुत कुछ कर सकता है। या तो वो खुद अपने देश के लिए त्याग करे,
या त्याग करने वालों का उत्साह बढ़ाए, उनका नाम करे। अकेला चना क्या भाड़ फोड़े, यह कहावत अपने अनुभव के आधार पर आपसे कह रहा हूँ कि 100% झूठ है। मतलब एक कहावत है कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़े, मतलब एक अकेला चना क्या भाड़ को फोड़ सकता है। भाड़ मतलब बड़ा। ये कहावत है कि एक अकेला कुछ भी बड़ा नहीं कर सकता है। लेकिन ये लेखक कहते हैं, निबंधकार कहते हैं कि यह बात मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है, 100% झूठ है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि बहुत बार अकेले चने ने ही भाड़ फोड़ा है, और ऐसा फोड़ा है कि भाड़ खिलखिल ही नहीं हो गया, बल्कि उसके नामो निशान तक खत्म हो गए। और वो आखिर बेचारा बचा कि नहीं बचा, यह भी कोई नहीं जान पाया। मैं जानता हूँ इतिहास की गहराइयों में उतरने का समय नहीं है, पर दो छोटी कहानियां तो सुन ही सकते हैं आप। और कहानियां भी ना प्रेमचंद की है, ना अंतोन चेकव की। दोस्तों, कहा प्रेमचंद और अंतोन चेकव एक महान कथाकार है जिनकी कहानियां बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन लेखक कहते हैं कि एक अकेला चना ने कई बार भाड़ फोड़ा है, मतलब एक अकेला व्यक्ति कई बार बहुत बड़े काम कर गया है। इससे संबंधित दो कहानियां ये सुनाएंगे। और वो कहते हैं कि ये दो कहानियां ना तो प्रेमचंद की है और ना ही अंतोन चेकव की है, कोई दूसरी कहानियां है। लेखक कहते हैं कि दो युवकों के जीवन की दो घटनाएं, पर उन दो घटनाओं में वह गांठ इतनी साफ है कि जो नागरिक और देश को एक साथ बांधती है। आप दो बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर भी उससे इतना आप साफ नहीं देख सकते हैं। एक कहानी उन्होंने शुरू किया कि हमारे देश के महान स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए, और वह रेल में यात्रा कर रहे थे, और एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल ना मिले, और उन दिनों फल ही उनका भोजन। गाड़ी जब एक स्टेशन पे ठहरी तो उन्होंने फलों की खोज की, और वे पा न सके। तो उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल मिलते ही नहीं है। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, और वह अपनी पत्नी को रेल में बैठाने आया था। उसने ये शब्द सुन लिए, और सुनते ही वे अपनी बात बीच में छोड़कर भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताजे फल ले आया। और वे फल उसने स्वामी रामतीर्थ को भेंट करते हुए कहा, लीजिए, आपको फलों की जरूरत थी। स्वामी जी ने समझा यह कोई फल बेचने वाला है, और उन्होंने उससे दाम पूछा तो उसने दाम लेने से इनकार कर दिया, उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। लेकिन जब स्वामी रामतीर्थ जी ने बहुत आग्रह किया तो उसने कहा कि आप यदि मुझे इसका मूल्य देना चाहते हैं तो आप हमें यही मूल्य दीजिए कि आप अपने देश में जाकर किसी से भी यह ना कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते हैं। स्वामी जी युवक का यह उत्तर सुनकर एकदम मुग्ध हो गए। और वे क्या मुग्ध हो गए, उस युवक ने अपने इस कार्य से अपने देश का गौरव जाने कितना बढ़ा दिया। यह बात रामतीर्थ जी ने सोचा कि ये युवक अपने देश का नाम खराब ना हो, मैं बाहर जाकर कहीं से भी इसके देश की बुराई ना करूं, इसलिए ये दौड़कर मेरे लिए फल ले आया। अब इसी प्रकार गौरवपूर्ण कहानी को सुनाते हुए ये दूसरी घटना के बारे में बताते हैं कि दूसरी घटना है, एक दूसरे देश का निवासी एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया, और एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय में एक पुस्तक पढ़ने को लाया जिसमें कुछ दुर्लभ चित्र थे, मतलब बहुत कठिन चित्र थे जिसको कभी देखा ना गया। ये चित्र इस युवक ने पुस्तक में से निकाल लिए और पुस्तक वापस कर आया। किसी जापानी विद्यार्थी ने यह देख लिया और पुस्तकालय को इसकी सूचना दे दी। पुलिस ने तलाशी लेकर वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए, और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। मामला यहीं तक रहता तो कोई बात न थी, अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए, पर मामला यहीं तक ना रुका, और पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि उस देश का जिसका वह विद्यार्थी है, कोई निवासी इस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता। कहने का अर्थ हुआ दोस्तों कि एक विद्यार्थी जो कि पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ते समय उसकी बहुत सुंदर सुंदर जो चित्र थी, दुर्लभ चित्र, उसे काट काट कर निकाल लिया, और ये करते हुए दूसरा जापानी विद्यार्थी ने देख लिया, जिसने उसकी कंप्लेन कर दिया उसके नाम पर। तो उस पुलिस ने तलाशी लेकर वो चित्र बरामद कर लिए, और उस विद्यार्थी को भी जापान देश से ही निकाल दिया गया। साथ ही ऑर्डर भी दे दिया गया कि वो विद्यार्थी जिस देश का है, उस देश के कोई भी निवासी पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लेखक कहते हैं मतलब साफ है, एकदम साफ, कि जहां एक युवक ने अपने काम से अपने देश का सर ऊंचा किया, वहीं एक युवक ने अपने देश का मस्तक कलंक से मिट्टी में मिला दिया। ना जाने इस संसार में ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं जिनको लक्षित करके मैं ये कह सकता हूं कि यह घटना
ये स्पष्ट करती है कि हर एक नागरिक अपने देश के साथ बंधा हुआ है। देश की हीनता और गौरव का फल उसे नहीं मिलता, उसे ही केवल नहीं मिलता, बल्कि उसकी हीनता और गौरव का फल भी उसके देश को मिलता है। मैं अपने देश का नागरिक हूँ और ये बात मैं मानता हूँ कि मैं अपना एक देश हूँ, मैं खुद ही एक देश हूँ। जैसे मैं अपना लाभ और सम्मान के लिए हर एक छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता हूँ, वैसे ही मैं अपने देश के लाभ और सम्मान के लिए भी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दूं, यह मेरा कर्तव्य है। और जैसे मैं अपने अपना सम्मान और साधनों से अपना जीवन को सहारा पाता हूँ, वैसे ही देश के सम्मान और साधना से भी मैं सहारा पाऊं, और यह मेरा अधिकार है। बात यह है कि मैं और मेरा देश दो अलग चीज तो है ही नहीं। मैंने जो कुछ भी जीवन में अध्ययन किया है और अनुभव किया है, उसी से मैंने सीखा है। वह यही है कि महत्व किसी कार्य की विशालता में नहीं है, उस कार्य को करने की भावना में है। बड़े से बड़ा कार्य हीन हो सकता है यदि उसके पीछे अच्छी भावना नहीं है, और छोटा से छोटा कार्य भी महान हो सकता है यदि उसके पीछे अच्छी भावना है। महान कमाल पाशा उन दिनों अपने देश तुर्की के राष्ट्रपति थे, और राजधानी में अपनी वर्षगांठ का उत्सव समाप्त कर जब वे अपने भवन में ऊपर चले गए, तो एक देहाती बूढ़ा उन्हें वर्षगांठ का उपहार भेंट करने आया था। सेक्रेटरी ने कहा, अब तो समय बीत गया। तो बूढ़ी ने कहा कि मैं 30 मील से पैदल चलकर आ रहा हूँ, इसलिए मुझे देर हो गई। राष्ट्रपति तक इस बात की सूचना भेजी गई। कमाल पाशा विश्राम के वस्त्र बदल चुके थे और वे उन्हीं कपड़ों में नीचे चले आए, और उन्होंने बूढ़े किसान का उपहार स्वीकार किया। यह उपहार मिट्टी की छोटी हांडियों में पाव भर शहद था, जिसे बूढ़ा स्वयं तोड़ कर लाया था। कमाल पाशा ने हांडियों को स्वयं खोला और उसमें से 2 उंगलियां भरकर चाटने के बाद तीसरी उंगली शहद में भरकर बूढ़े के मुंह में दे दी। बूढ़ा तो निहाल हो गया। राष्ट्रपति ने कहा, दादा, आज सर्वोत्तम उपहार तुमने ही मुझे भेंट किया है, क्योंकि इसमें तुम्हारे हृदय का शुद्ध प्यार है। उन्होंने आदेश दिया कि राष्ट्रपति को शाही कार में शाही सम्मान के साथ उनके दादा को उनके गांव तक पहुंचाया गया। क्या यह शहद बहुत कीमती था? क्या उसमें मोती हीरे मिले हुए थे? ना, उस शहद के पीछे उसके लाने वाले की भावना थी, जिसने उसे 100 सालों का एक लाल बना दिया। दोस्तों, 100 लालों का एक लाल बना दिया कहने का अर्थ है कि 100 के बीच में सबसे उभर कर वो प्रमुख इंसान बन गया, भीड़ में भी वो सबसे प्रमुख इंसान बन गया। हमारे देश में भी ऐसी ही एक घटना घटी थी। एक किसान ने रंगीन सुतलियों से एक खाट बुनी और उसे रेल में रखकर वह दिल्ली लाया। दिल्ली स्टेशन से उस खाट को अपने कंधे पर रखे वह भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की कोठी पर पहुंचा। पंडित जी कोठी से बाहर आए तो वह खाट उसने उन्हें दी। पंडित जी को देखकर वह इतना भावमुग्ध हो गया कि वह मुंह से कुछ न कह सका। पंडित जी ने पूछा कि क्या चाहते हो तुम? तो उसने कहा कि यही कि आप इसे स्वीकार करें। पर प्रधानमंत्री जी ने उसका यह उपहार स्वीकार ही नहीं किया, अपना एक फोटो दस्तखत कर उसे स्वयं उपहार में दिया। दस्तखती फोटो के लिए देश के बड़े बड़े लोग, विद्वान और धनी तरसते थे। वह क्या उस मामूली खाट के बदले में दिया गया था? ना, वह तो उस खाट वाले की भावना का ही सम्मान था। क्यों जी? हम यह कैसे जान सकते हैं कि हमारा काम देश के अनुकूल है या नहीं? वाह, क्या सवाल पूछा है आपने। अब यहाँ पर एक सवाल उठा कि हम ये कैसे जानेंगे कि हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे देश का सम्मान बढ़ाएगा या हमारे देश के सम्मान को घटाएगा। ये इस चीज को हम कैसे समझें? लेखक ने इस पर कहा कि वाह, क्या सवाल पूछा है आपने। बातचीत में आपने एक ऐसी कीमती मोती जड़ दिया है कि जिसके उत्तर में हम सिर्फ हाँ या ना नहीं कह सकते हैं। इसके बदले में हमें थोड़ा विवरण देना पड़ेगा। हम अपने कार्यों को देश के अनुकूल होने की कसौटी पर कसकर चलने की आदत डालें। यह बहुत उचित है, बहुत ही सुंदर है, पर हम इसमें तब तक सफल नहीं हो सकते हैं जब तक कि हम अपने देश के भीतरी दशा को ठीक से ना समझ लें और हमेशा अपने सामने ना रखें। हमारे देश को 2 बातों की सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरत है, एक शक्ति बोध का और दूसरा सौंदर्य बोध का। बस हम यह समझ लें कि हमारा कोई भी काम ऐसा ना हो
जो देश में कमजोरी की भावना को बल दे या कुरुचि की भावना को बल देता हो। जरा अपनी बात को और स्पष्ट कर दीजिए। यह आपकी राय है और मैं इससे बहुत ही खुश हूँ। आप मुझसे यह स्पष्टता मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप क्या स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मैं अपने काम को करने से पहले अपनी भावना को देखूं कि मेरी भावना कहाँ तक उचित है और अपने से आगे हमेशा अपने देश को रखूं। क्या आप चलती रेलों में, मुसाफिर खानों में, क्लबों में, चौपालों में और मोटर बसों में कभी ऐसा चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है, यह गलत है, वह सही है? क्या कभी इसकी चर्चा आप आम लोगों के बीच करते हैं? बड़ी परेशानी है। साथ ही इन स्थानों में या किसी तरह के दूसरे स्थानों में आप कभी अपने देश के साथ दूसरे देशों की तुलना करते हैं और इस तुलना में अपने देश को हीन और दूसरे देश को श्रेष्ठ सिद्ध किया जाता है। ऐसा आप कभी करते हैं? यदि इस प्रश्न का उत्तर हाँ है, तो आप देश के शक्ति बोध को भयंकर चोट पहुंचा रहे हैं और आपके हाथों देश के सामूहिक मानसिक बल का ह्रास हो रहा है। सुनी है आपने शल्य की बात? मतलब वो पूछते हैं कि क्या आपने कभी शल्य की बात को सुना है? वह महाबली कर्ण का सारथी था। मतलब वो एक शल्य जो कि पांडवों के मामा थे, जिनको दुर्योधन ने बहुत ही छल तरीके से अपने ग्रुप में मिला लिया था महाभारत के युद्ध के समय। वो अपने पूरे विशाल सेना को लेकर आ रहे थे पांडवों के पक्ष से युद्ध करने के लिए और दुर्योधन ने पूरी रास्ते पर उनको बिना जानकारी दिए उनका स्वागत करने की पूरी तैयारी की। उन लोगों के रूल के अकॉर्डिंग जिनसे वो कुछ भी ले लेते थे, उनको बिना दिए वो उनका ऋण नहीं उतार सकते थे और जिनका ऋण उनके ऊपर चढ़ जाए वो उससे तो युद्ध कर ही नहीं सकते थे। जब उन्हें पता चला कि ये सारे स्वागत की तैयारी दुर्योधन ने किया, तो उन्हें लगा कि अब तो इसे कुछ देना ही पड़ेगा और उन्होंने दुर्योधन से बोला कि कुछ मांग लो। तो दुर्योधन ने मांगा कि आप हमारे पक्ष में युद्ध करिए। तो वह महाबली कर्ण का सारथी बना और जब भी कर्ण अपने पक्ष के विजय की घोषणा करता, हुंकार भरता, वह अर्जुन के अजेयता का एक हल्का सा उल्लेख कर देता। बार बार इस उल्लेख ने कर्ण के सघन आत्मविश्वास में निसंदेह की तरह डाल दे, जो उसके मन में भावी पराजय की नींव रखने में सफल हो गई। मतलब जब भी कर्ण लड़ने के लिए आगे बढ़ता था, अर्जुन से लड़ना इसके लिए वो अपनी उल्लास को तैयार करता था, अपने अंदर के भावना को तैयार करता था, हुंकार भरता था, तब तक शल्य जो कि उसके सारथी थे शल्य, वो बार बार पांडवों का गुणगान उनके सामने करने लगते थे, उसकी वीरता का बखान करने लग जाते थे, जिसके कारण कर्ण भी कभी कभी उनके आत्मविश्वास भी कभी कभी डगमगा जाते थे। तो अच्छा, आप यहाँ पर दूसरे कोई कहते हैं, अच्छा आप इस तरह की चर्चा कभी नहीं करते? तो मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये इस तरह की चर्चा आप कभी नहीं करते हैं, तो चलिए अब मैं आपसे दूसरा प्रश्न उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा कि क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं? अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं? मुंह से गंदे शब्दों में गंदे भाव प्रकट करते हैं? इधर उधर की बातें को इधर उधर लगाते हैं? अपना घर, दफ्तर, गली गंदा करते हैं? होटलों, धर्मशालाओं में या एक ही दूसरे स्थानों में, जिनों में, कोनों में पीक थूकते हैं? उत्सवों, मेलों, रेलों और खेलों में खेलम खेल करते हैं? और इस तरह किसी भी रूप में क्या सुरुचि और सौंदर्य को आपके किसी काम से ठेस लगती है? ये सारे प्रश्न उन्होंने पूछा। यदि आपका उत्तर हाँ है, ये सारे प्रश्न लेखक हमसे कर रहे हैं, यदि ये सारे प्रश्न का उत्तर हाँ है, तो आपके द्वारा देश के सौंदर्य बोध को भयंकर आघात लग रहा है। आपके द्वारा देश की संस्कृति को गहरी चोट पहुंच रही है। क्या कोई ऐसी कसौटी भी बनाई जा सकती है जिससे देश के नागरिकों को आधार बनाकर देश की उच्चता और हीनता को हम तौल सकें? अब उन्होंने इसके बारे में बताया। लीजिए, चलते चलते आपको इस प्रश्न का उत्तर भी मैं दे दूं। इस उच्चता और हीनता की कसौटी का चुनाव कैसे हो सकता है? लेखक कहते हैं कि जिस देश का नागरिक यह समझता है कि चुनाव में किसे अपना मत देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए, वह देश उच्च है। और जहां के नागरिक गलत लोगों के उत्तेजक नारों और
व्यक्तियों के गलत प्रभाव में आकर मत देते हैं, वह हीन है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा यानी हर एक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह जब भी कोई चुनाव हो, ठीक मनुष्य को अपना मत दे। और मेरा अधिकार है कि मेरा मत लिए बिना कोई भी आदमी वह संसार का सर्वश्रेष्ठ महापुरुष ही क्यों ना हो, किसी अधिकार की कुर्सी पर ना बैठे। ये कहने का अर्थ किया हुआ कि हर एक नागरिक के मत का अधिकार होना चाहिए, हर नागरिक को मत देने का अधिकार हो और हर किसी के मत का वैल्यू हो। यदि कोई एक व्यक्ति भी अगर अलग पार्टी का है और वो जीता है, उसे भी सम्मान की नजर से देखा जाना चाहिए, उसके भी वोट का महत्व होना चाहिए। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का निबंध, मैं और मेरा देश। दोस्तों, इस निबंध के जरिए लेखक ने हमें यह समझाया है कि जैसे हम रहेंगे वैसा ही हमारे देश की छवि पूरी दुनिया में बनेगी। और हम अपने देश के लिए क्या करते हैं, यह हमें कभी नहीं सोचना चाहिए। यह सोचना चाहिए कि ये देश ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, इस देश के कारण ही हम हैं। जितना हो सके अपने देश का नाम रोशन करना चाहिए। सिर्फ एक घटना हमारे देश का नाम रोशन कर सकता है और वही एक घटना हमारे देश का नाम भी खराब कर सकता है। हम चाहे लाख अच्छे काम कर लें, लेकिन ये ना सोचे कि हमने बहुत अच्छे काम किए हैं तो अब हम कुछ गलत काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं। हजार अच्छे काम को एक गलत काम पूरी तरह से खराब कर सकता है, हमारे देश का नाम मिट्टी में मिला सकता है। ये जो लेखक ने अंतिम बार कहा, ये बहुत ही जरूरी चीज कहा कि क्या आप केले खाकर छिलका इधर उधर फेंक देते हैं, कोने में थूकते हैं, किसी को अनसंट बक देते हैं, इधर की बातें उधर कर देते हैं, आप गलत लोगों को वोट दे देते हैं, उसे अपना आदमी समझकर वो गलत है फिर भी उसे वोट दे देते हैं। यदि आप ये सब कुछ भी करते हैं तब आप एक गलत देश को तैयार कर रहे हैं, अपने देश की छवि बिगाड़ रहे हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है, यदि हमें अपने देश को श्रेष्ठ बनाना है तो पहले हमें खुद को श्रेष्ठ बनाना होगा। हमें अपने अंदर अच्छे आचरण लाने होंगे, और यदि हम अपने अंदर अच्छे आचरण नहीं लाते हैं तो फिर हम अपने देश का नाम रोशन नहीं कर पाएंगे। आज जापान देश का इतना नाम रोशन हो रहा है, इसका मूल कारण यह है कि जापानी लोग अपने देश का नाम कभी भी खराब नहीं होने देना चाहते हैं। हर तरीके से वो परिश्रमी है और बहुत ही डिसिप्लिन में रहते हैं, इसलिए उनका देश इतना आगे बढ़ रहा है और पूरे संसार में जापान का इतना वैल्यू भी है। तो दोस्तों, आज ये पार्ट यही समाप्त हुआ, इसके साथ ही मेरी वीडियो भी समाप्त हुई। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, फीडबैक के रूप में प्लीज अपनी कमेंट दें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितना हो सके इसे शेयर करें। और मेरा एक रिक्वेस्ट ये भी है कि मेरी आने वाली जितनी वीडियो रहेगी वो आप लोगों के पाठ्य पुस्तक से संबंधित, प्रश्न उत्तर से संबंधित, व्याकरण से संबंधित और आपके ज्ञान से संबंधित होगा। इसलिए आप लोग जितना हो सके मेरी वीडियो को देखिए, इसे शेयर कीजिए, ये आपके ज्ञान को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। अब मैं फिर मिलूंगी आप लोगों से अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।